हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के बढ़ते कंपटीशन में आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग के कंसेप्ट पर हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिससे आप यात्रा पर हों या कहीं भी जाएं, आप हर जगह बुक्स कैरी नहीं कर सकते। उस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई ऑडियो बुक के प्रश्नों के संकलन से आप खुद को अपडेटेड रख सकेंगे। चलिए मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक है। एट प्रेजेंट मैं एक बैंकर हूँ। एज अ डेप्यूटी मैनेजर मैं अपना कार्यभार संभाल रहा हूँ। इस जॉब से पूर्व मैं रेलवे एम्प्लॉय था। उससे पहले मैं LIC में कार्यरत था। साथ ही साथ मैंने पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम को भी क्लियर किया था, किंतु मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। बैंकिंग जॉब के साथ साथ 3 वर्षों तक मुझे UPSC की तैयारी का भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, PCS एग्ज़ाम, रेलवे, SSC, UPSC, CDS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए घटनाचक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बदलाव या सुधार ना के बराबर होती है, अर्थात स्टैटिक होती है। तो चलिए हम अपनी जर्नी घटनाचक्र के पॉलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बिना रुके शुरुआत करते हैं हम सभी अपने सपनों का सफ़र घटना चक्र के साथ। घटना चक्र में पूर्वावलोकन अर्थात पूर्व में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, जिसमें अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी मददगार साबित होगा आपके आने वाले हर एक प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, खास करके PCS एग्ज़ाम्स, SSC, रेलवे एग्ज़ाम्स इत्यादि के लिए। यहाँ पर आप अनुक्रमिका देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उसी के अनुसार एक नोट भी बना के दिया हुआ है, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में काफ़ी सहायता होगी। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट अध्याय हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। वरीयता अनुक्रम में फिर है हमारे साथ यहाँ पर संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ, संसदीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संवैधानिक संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, कुछ वर्गों के लिए उपबंध और प्रश्न विविधा। चलिए यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रश्नों और नोट्स के साथ यहाँ पर देखिए, IAS एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न हैं 2011 से 21 तक, इसमें 100 प्रश्न के कुल 11 सेट हैं, अर्थात 1100 कुल प्रश्न हो गए। उसी तरह से UP PCS एग्ज़ाम में 1998 से 2021 तक 150 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उस तरह से 25 सेट हैं। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो गई वो 3750 प्रश्नों का संकलन है इसमें। उसी तरह से UP के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी इंक्लूडेड हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ उत्तराखंड PCS और उत्तराखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम्स के भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश PCS, MP PCS हैं, छत्तीसगढ़ PCS है, राजस्थान PCS है, बिहार PCS अर्थात BPSC के भी प्रश्न का संकलन है, झारखंड PCS अर्थात झारखंड PCS JPSC के भी संकलन है यहाँ पर। आइए हम अपने प्रथम चैप्टर के साथ इसकी शुरुआत करें, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन।
यहाँ पर आप नोट करके रखेंगे कि यहाँ पर आपको पहले नोट दिया हुआ है, उसके साथ साथ प्रश्न कोश जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो दिए हुए हैं, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बटा हुआ है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो कि 1773 से 1853 ईस्वी तक रहा। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 ईस्वी तक जो रहा। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश, देखिए यहाँ नोट्स तो जो दिया हुआ है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी हुई है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1773, इससे कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो प्रश्न बनते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसमें प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। एक सेकेंड, हम अपने पीडीएफ को फिर से खोल लेते हैं। यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे कि हम अपने कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो इससे बनता है कि ये जो 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ वो किस एक्ट के तहत हुआ? तो ये भी 1773 एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी को निज व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। अर्थात कंपनी जो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य करते थे उनका बाइफर्केशन किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर बना ये पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब व्यापारिक कार्य को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ राजनीतिक कार्य पे उनका फोकस करना था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मैकाले जिसे आप जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1853 ईस्वी में इन्होंने एक शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया था जो कि अभी तक हमारे समाज में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, इस एक्ट के तहत ये पावर दी गई। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, ध्यान देंगे हाँ, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी शक्तियों का कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक करने की जो व्यवस्था है वो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा है, जो कि अभी भी हमारे संविधान में उपस्थित है ये नियम। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। कानून के निर्माण हेतु विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट था। चलिए अब प्रश्न कोश अर्थात प्रश्नों को देखा जाए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका नोट देख लेते हैं। व्याख्या: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, सही है। लेमस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है, क्योंकि देखिए अभी आपको मैंने बताया कि एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, अर्थात ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 और 2 को मिलाइए। सूची 1 में देखिए यहाँ पर नियंत्रण परिषद की स्थापना, सभी नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति इत्यादि दी हुई है। और यहाँ पर एक्ट दिए हुए हैं, किस एक्ट के तहत ये सभी कार्य किए गए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी है। देखिए यहाँ पर नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देखिए ए का जो आंसर हो जाएगा वो बी के साथ संबंध है इसका। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो गठन की गई थी, जैसा मैंने पीछे बताया था, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हुई थी, अभी हमने पढ़ा था। और सी जो है, सी में आपका ये 3 के साथ मिलाएंगे। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। और ये डी का जो 4 है ये सामने ही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार की गई थी। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका आंसर डी है। डी अर्थात यहाँ पर 1, 2, 3 सभी हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका व्याख्या देख लें। यह IAS 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर
अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसमें लॉर्ड मैकाले थे। ये 10 सदस्यीय समिति था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था। ये यूपी आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक पॉलिटिकल कार्य ही करने थे। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम विचार कर पाएंगे। इसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये कथन सही है 1813 के उपबंध में। 1813 के चार्टर के संबंध में ये कथन सही है, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को भी सुदृढ़ कर दिया। हाँ, क्योंकि इनका यही था कि व्यापार बंद करेंगे और राजनीतिक जो पार्ट है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका ए होगा, अर्थात केवल 1 और 2, क्योंकि थर्ड जो है ये भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया। ऐसा यहाँ कुछ भी मतलब वर्णन नहीं है। तो चलिए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार बना रहा। और 1813 के अनुसार चार्टर एक्ट के अनुसार ही मतलब जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है, इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 ही सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। आइए इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लें। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें
भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। इसमें नोट्स पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया गया। जैसे कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया था, वहाँ पर ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल थे उनको अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण शक्ति किस शासन अधिनियम के तहत थी? 1858 के द्वारा। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का भी प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। देखिए यहाँ पर राजनीतिक जो एक पक्ष था वहाँ पर काफ़ी बड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो गए कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार उस समय तक नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन से अधिनियम की? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसमें वे प्रतिनिधित्व कर सकते थे 1909 के मार्ले मिंटो भारत परिषद अधिनियम में। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो शामिल हुए थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियां को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये हम लोग पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें जो सुधार लाए गए वो सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसको मैंने पहले भी बताया कि इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करना, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं और भारत शासन अधिनियम अगर 1919 पूछता है तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के द्वारा।
तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इस ही अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ये जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो बंटकर रेडी हुआ, वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली लागू हो गई। द्वैत शासन अर्थात दोहरा शासन। दोहरा शासन क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल जो थे वो द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हुई, तो इसलिए द्वैत शासन की प्रणाली लागू हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन किस अधिनियम में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। इस अधिनियम पहली बार हम लोग उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जिसको अभी भी हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है। बहुत सारे बातें इसमें से वो देखेंगे हम लोग क्या क्या अडॉप्ट किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के द्वारा की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में सिर्फ द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 ईस्वी में। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं तथा श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थी। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट का जो शब्द था ब्रिटिश शाही उपाधि में जो दिया गया था, उस शब्द को भी समाप्त कर दिया गया। आइए अब इसमें हम प्रश्नों को देख लें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उसके अंतर्गत ही भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिनों की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न ही पूछने का अधिकार था। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है 2,
पार्लियामेंट्री सुधार 1909 का जो सुधार था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब जो संप्रदाय के हैं उसी का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू, सिख है तो सिख, इस तरह से ये पार्लियामेंट सुधार में 1909 में ये व्यवस्था की गई थी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें से कोई भी सम्मिलित नहीं है इसमें आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर थे। सर मैरिस ग्वेयर थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। उपयुक्त में दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प का सही उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग भारतीय प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो अभी मतलब ये प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग आंसर करेंगे। और अभी हमने इसका व्याख्या भी पढ़ा है इससे पहले वाले प्रश्न में कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी भारत संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या आंसर देंगे? आंसर बी, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पर अधिनियम। अगर अधिनियम पूछता तो 1935 इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है, इसलिए जो कि 1937 में होता है, इसलिए 1937 इसका आंसर होगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन जो है वह स्थापित किया गया था। आइए इस व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वैध शासन 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इम्पॉर्टेंस पता चलेगा, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि हमें अगर कोई भी बुक उठाते हैं तो हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए सब लाइन बाय लाइन कुछ ही बुक्स होते हैं, जैसे NCERT हैं, ये सभी लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। बाद बाकी आप प्रीवियस ईयर्स को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस चैप्टर या किस टॉपिक को पढ़ने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपके पास अगर बहुत सारे समय हैं, आप 1 साल 2 साल अगर समय लगाना चाहते हैं तो आप पूरे थोरोली मतलब बुक को आप पढ़ सकते हैं। और ये चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर फिर से आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसका व्याख्या पहले भी दिया जा चुका है, वो आप पिछले व्याख्या को देख लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देखिए 1919 की भारत शासन अधिनियम के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम लोग पहले ही आंसर हम लोग 1 और 3 यहाँ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे 1 और 3। देखिए, प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपका सही है, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक जो अभी हमने पढ़ा था, अभी जस्ट पृथक जो संप्रदाय ये जो था ये 1900
देखिए पृथक समय ये हम लोग 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसी के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो 1909 का जो ये अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जो कि यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार गलत हो गई कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरण किया गया, ये भी सही है, अर्थात प्रश्न संख्या 7 का सी आंसर 1 और 3 दोनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। 1919 का जो उद्देश्य था वो भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ, इसीलिए इसे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, डुअल शासन की व्यवस्था की अधिनियम द्वारा 1919 के द्वारा हुई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया। फर्स्ट इज आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था। साथ ही केंद्रीय और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, देखिए जिसको मैंने अभी रिपीट किया था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ये झारखंड PCS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रांतीय स्वायत्तता आप लोगों को जैसा याद होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प C माना था, जिसे संशोधित कर उत्तर कुंजिका पर परिवर्तित कर D कर दिया गया। चलिए ठीक है, वो उसके अनुसार भी सही है। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था। प्रथम बैठक 5 वर्ष के लिए, मतलब जो भी इसकी अवधि जो थी वो 5 वर्षों के लिए होती थी। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद का गठन किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। 20 सदस्यों को सरकारी रखा गया था 60 सदस्यों में। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। किसमें? विधानसभा में, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत 100 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत,
जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 143 102 निर्वाचित 41 मनोनीत तथा फिर से 145 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया जाता था। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919। ठीक है, व्याख्या पहले भी दी जा चुकी है। देखिए, ये है द्विसदनीय विधान पालिका का जो ये कंसेप्ट था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, अर्थात 1919 का जो अधिनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप नोट करते चलेंगे। आप जब भी प्रश्नों का ये जो संकलन है इसे कर रहे हैं तो आप एक रफ पेज ले लीजिए और उस रफ पेज में देखिए कि कौन सा टॉपिक या कौन सा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि हमें इस चीज़ को पूरा कंप्लीट इस पर फोकस करना है और कंप्लीट इसकी जानकारी ले लेनी है, ताकि प्रश्न जब भी घुमा के पूछे भी जाएं अगर आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपने जो भी 1 मार्क्स के प्रश्न हो उसे मतलब आप हासिल कर ही लें। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। चलिए इसमें हम लोग इसमें देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, ये जो महिलाओं के लिए 21 वर्ष की आयु का मताधिकार जो दिया गया है ये गलत है, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये सही है। तो यहाँ पर जो 11 प्रश्न 11 का जो प्रश्न आंसर बनेगा वो बनेगा बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ लें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इस प्रकार कथन 2 सही है। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये आपका सही है। 1919 के तहत भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की जानी थी। दूसरा हम लोग देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक रहा। बहुत ही सही। भारतीय सिविल सेवा जो कि अभी IAS का एग्ज़ाम्स के नाम से जाना जाता है, 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये दोनों ही सही है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित किया जाने लगा। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप
वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1922 से ICS की परीक्षा भारत में होने लगी। इससे पहले जो ICS की परीक्षा होती थी उसके लिए भारतीयों को लंदन जाकर परीक्षा देना पड़ता था। पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में भी इसकी जो एग्ज़ाम थी, परीक्षा, वो स्टार्ट की गई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों की प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा, देखिए प्रश्न को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए पहले प्रश्नों को समझेंगे, पहले आंसर पर नहीं जाएंगे। प्रश्न को समझ लें, उसके बाद उसके आंसर्स देखें, अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसका एक आंख बंद करके सोच लें और उसके अनुसार अपने पहले अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर उसकी व्याख्या पढ़ें। केंद्रीय विधानसभा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो इसमें से देखिए कौन सा ये है वो देख लेंगे, वो कौन सा अधिनियम के तहत हुआ। 1926 में हुआ, 1937 में हुआ, 1945 में हुआ, ये 1945 में हुआ। साथ ही यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग 13। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो ए और सी हैं, अर्थात 1926 और 1945। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1926 और 1945। इसकी व्याख्या चलिए पढ़ लेते हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका जो डाउट है। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। प्रश्न संख्या 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। अभी जैसा हमने यही पढ़ा था, यही सब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए ये भारत शासन अधिनियम 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका भी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था तथा पहला अगर पूछा जाए तो 1926 में किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 तथा 43 से प्रेरित है। अभी जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम जो थी उसी में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। प्रीवियस टाइम में 1861 हम लोग याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम, और अभी जो हमारे प्रेजेंट में है वो संविधान में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 43 और 43 से प्रेरित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 भारतीय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है।
प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है। साथ ही साथ भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? फिर से वही भारत सरकार अधिनियम 1935 क्योंकि इसी में है आपका संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की गई शक्तियों का विभाजन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी हुई है। क्लास 11 के जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है, इसे आप पढ़ लेंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित है भारत शासन राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो कौन सा विशेषता नहीं था भाई? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ठीक है। चलिए, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। देखिए, ये सभी विशेषताएं थी कि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, किंतु अवशिष्ट विषय जो प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे ये 1935 की भारत सरकार अधिनियम में नहीं था। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, ये 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ के स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, देख लीजिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ व्याख्या नहीं है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये भारत सरकार अधिनियम 1935 कर देंगे, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़े थे। ये देखिए, यहाँ पर भारतीय महासंघ का प्रावधान जो था वो 1935 में दिया गया था, भारतीय महासंघ स्थापित करने का। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी?
तो ये गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा कि संघ में अवशेष शक्तियाँ जो भी होंगी वो गवर्नर जनरल को के पास रहेंगी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ है महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? नहीं है। प्रश्न में ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि है या नहीं है ये पूछ रहा है, तो उसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के जवाब देने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स नहीं देखकर जो पॉजिटिव आंसर होते हैं पॉजिटिव मार्क कर देते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस में नहीं है या है ये जरूर देख लिया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें जो इसका आंसर है वो देश के लिए लिखित संविधान, ये उसमें कोई चर्चा ही नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, बात बाकी देखिए 1935 में जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि का बात था, एक संघ की योजना पर विचार था, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना, ये भी बात है था। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक है, लिखित संविधान का उल्लेख 1935 के अधिनियम में नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का जो एक्ट है वो है।